बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। आज फैसलों की बात करें तो आलमी सतह पे भी फैसले बड़े अहम होते हुए नजर आ रहे हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की टीम ने बड़ा फैसला सुना दिया, जिस फैसले के लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा था कि पाकिस्तान ने जो फैसला किया था वो हक़ बेजानिब था। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पहले दिन से ये दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ भी होती है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व किया जाता है। अगर नल में पानी ना आए तो भी पाकिस्तान इन्वॉल्व, और कहीं ना कहीं दहशतगर्दी जो कि खुद की प्लांटेड हो उस पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम ही नज़र आता है। अगर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा ने आज वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हालिया जंग में हिंदुस्तान की तरफ से जो इक़दाम किए गए थे वो इंतहाई नाकाफ़ी थे और वो नागुज़ीर थे। जिस तरह से रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं ना कहीं एक तरफ जंग का इल्ज़ाम लगाना और उसके सबूत ना देना, और दूसरी तरफ जो है सिंध टाक्स मुआहदा जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बड़ा अहम मुआहदा है, उस मुआहदे पे भी खिलाफवर्जी करना यकतरफा यकीनी तौर पर वो भी एक काबिल कबूल नहीं है। तय है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का बड़ा अहम फोरम, उसने भी हिंदुस्तान की उस जंगी जुनून को मिट्टी में मिला दिया। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के आम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। आज इसी तरह आलमी सतह पर भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान रुसवाई का बायस बनता आ रहा है हर उस फैसले का। अगर फैसलों की बात करें तो पिछले दिनों वाज़े तौर पर जो सिडनी में वाक़या पेश आया, फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल हिंदुस्तान की मीडिया का पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश, फिर बात सामने नजर आई तो कहीं ना कहीं उसमें भी हिंदुस्तान ही पाया गया, यानी कि हिंदुस्तान के ही लोग थे। इसी तरह याद दिलाता चलूं कि कनाडा में भी सिख रहनुमाओं के ऊपर जो हमला किया गया था, कातलाना हमला, उसमें सिख रहनुमाओं को मारा गया था, उसमें भी बरह रास्त रॉ इन्वॉल्व थी। और पिछले दिनों जो कि हिंदुस्तान में तलबा तालीम तलबा के जो है अहम रहनुमा, उनके ऊपर भी जो हमला हुआ उसमें भी रॉ इन्वॉल्व निकली। और आज बांग्लादेश भी डिमांड कर रहा है कहीं ना कहीं कि उस कातलों को और उस हमलावरों को जो है बांग्लादेश के हवाले किया जाए। कई बात की जाए तो ये फैसले जो इस वक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े अहम हैं। हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कहीं पे भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ही इन्वॉल्व किया जाए, मगर इसके साथ साथ हिंदुस्तान के आम शहरी ये पूछ रहे हैं कि इस बार 400 पार जो हुआ उससे यकीनी तौर पर किराए बढ़ गए। एयरलाइन के इंडियन एयरलाइन इस वक्त तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी है। बीजेपी की हुकूमत यानी कि मोदी सरकार जो है इस वक्त रुपए की कीमत जो कि माजी में यानी कि कांग्रेस की हुकूमत में चिल्लाती हुई नजर आती थी, मगर आज डॉलर की कीमत कहां पहुंची है और रुपए की कदर कहां पहुंची है, उस पर भी कई सवाल इस वक्त उठाते हुए नजर आ रही है, खासतौर पर हिंदुस्तान की आम जनता, आम लोग। मगर पाकिस्तान ने अपना केस यकीनी तौर पर उमदा तरीके से जो है यूनाइटेड नेशन की इस फोरम पे भी लड़ा, और यूएन मिशन पाकिस्तान और पाकिस्तान की जानिब से बड़े अहम कदम उठाए गए। मगर पाकिस्तान के जो पानी के माहिरीन हैं वो भी कहते आए कि जो सतलुज है, चिनाब है और रावी है और दरिया सिंध है, उस पर यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों के बीच में जो एक मुआहदा साइन हुआ है वो बड़ा अहम है। इसी पे आज बात करेंगे मेरे मौजूद मेहमान। मैं तारुफ कराता चलूँ, मुझे जो है आज कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दफाई तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। GR बलोच साहब साबिक सफ़ीर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन अब्बास साहब हैं, माहिर आबी उमूर, आपका बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब हैं, सीनियर साफ़ी तजिया निगार हैं। आप चारों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले जो है हसन अब्बास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि आज तो तय है कि फ़ैसला बड़ा अहम होता हुआ नज़र आया, जो कि आप समेत पाकिस्तान और आलमी दुनिया में हम खास तौर पर पानी के उस सिंध टाक्स मुआहदे पे बात करते आते थे कि बताते थे यकतरफा मुआहदा जो है ये जो है ख़त्म नहीं हो सकता, जो कि हिंदुस्तान ने पिछले दिनों जो उस जंगी जुनून पे सवार मोदी सरकार थी उसने ये फैसला कर दिया कि नहीं जी, अब तो दरिया सिंध का और पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला कर लिया है हमने। हसन साहब। ये जी जी थैंक यू जी। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। ये जो सिंध टाक्स मुआहदा है जी। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को पता है कि ये मुआहदा असल में है क्या। हाँ, इतना सबको पता है कि ये एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसमें दोनों ममालिक ने साइन किए हुए हैं, और ये भी पूरी दुनिया को पता है कि इसको यकतरफा तौर पे भारत ने इसकी खिलाफ वर्जी की है और कहा है कि जी हम इसको नहीं मानते। और उसके लिए वो जो भी कानूनी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्ड इन अबेंस वगैरह का,
पाकिस्तान का उन लफ्ज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई दुनिया में उन लफ्ज़ों को मानता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये फैसला दिया है भारत के इस इक़दाम का कि उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अब एक बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना किसी मुल्क के लिए भी दुरुस्त नहीं है, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी और मॉरली भी। अगर आपने एक मुआहदा किया है तो आपने उसकी पाबंदी करनी है। तो यहाँ तक तो बात साबित हो गई कि भारत ने एक बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान को हर उस आलमी फोरम पे उठाना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक फोरम हो, पॉलिटिकल फोरम हो, इकोनॉमिक फोरम हो, कि भारत वो मुल्क है जो तयशुदा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता है। और ये बात साबित हो चुकी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इसके ऊपर फैसला आ चुका है कि भारत ने फैसले की खिलाफ वर्जी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, उसको नहीं माना। और इस तरीके से हम हर फ्रंट के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह पे इंडिया को नीचा दिखा सकते हैं और हमें इसका ग्लोबली एडवांटेज लेना चाहिए। दूसरी बात कि सिंध मुआहदा है क्या, इसके बारे में दुनिया को नहीं पता कि ये मुआहदा है क्या। मेरे ख्याल में मोदी साहब को भी नहीं पता कि ये मुआहदा है क्या। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अरबाबे इख्तियार हैं, उनको इसके बारे में पूरा जो है वो इसकी तफसीलात का नहीं पता, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद मुआहदा है पानी का जिसमें जो अपर राइपेरियन होता है, यानी जो दरियाओं में ऊपर होता है, वो पानी को कंट्रोल कर सकता है, वो पानी को रोक सकता है, वो पानी को डाइवर्ट कर सकता है, वो पानी को गंदा कर सकता है, पोल्यूट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे बचने के लिए जो लोअर राइपेरियन है, जो पानी में नीचे है दरिया के, उसको अपने हकूक चाहिए कि ना ऊपर वाला उसके पानी को रोके, ना उसको जो है वो अपनी तरफ मुंतकिल करे, ना उसको पोल्यूट करे। तो ये तीन चीज़ें जिनकी आपको सेफ गार्ड चाहिए, जिनसे आपको अपर राइपेरियन के खिलाफ आपको जो है वो गारंटी चाहिए कि वो ये तीन काम ना करे। अब सिंतास मुआहदा एक ऐसा वाहिद मुआहदा है जो कि दुनिया में साइन किया गया दो मुल्कों के दरमियान, जिसमें अपर राइपेरियन यानी भारत को पानी को पोल्यूट करने की इजाज़त दे दी गई कि वो जितनी मर्जी इसमें पोल्यूशन फेंके हमारे दरियाओं में, जितना मर्जी पानी वो डाइवर्ट करके कहीं और ले जाए जी। और जितने मर्जी वो डैम बना के पानी को रोक ले। तो इसमें पाकिस्तान को तो कोई सेफ गार्ड मिला ही नहीं, क्योंकि जो दुनिया के इंटरनेशनल कवानीन हैं जिनमें हेल्सिंकी रूल्स हैं, उसके बाद में मैड्रिड के रूल्स हैं, अभी रिसेंटली बर्लिन के रूल्स आए हैं, फिर यूएन कन्वेंशंस हैं, उनमें कोई भी कन्वेंशंस अगर आप उनके मुताबिक रख के इस मुआहदे को पढ़ें तो पाकिस्तान के साथ सरासर ज्यादती हुई थी जी। हमने किस मजबूरी में, किस पॉलिटिकल प्रेशर में, किस इकोनॉमिक प्रेशर में ये मुआहदा साइन किया, ये बाद की बात है। लेकिन आज मोदी साहब ने हमें मौका दिया है कि हम इस मुआहदे को रीनिगोशिएट करें इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, जिन हकूक से हम उस मुआहदे में उस वक्त दस्तबरदार हुए अपनी मजबूरियों की वजह से, आज वो हम हकूक अपने वापस मांगे। हम दोबारा यूएन कन्वेंशंस के ऊपर, बर्लिन रूल्स के ऊपर पानी के हकूक जो अपने दोबारा मांगे, क्योंकि जितना हम इसमें नुकसान कोई हमें पहुंचा सकता था पहुंचा दिया गया। इससे ज्यादा नुकसान मुमकिन नहीं है कि कोई बिल्कुल, इससे ज्यादा कोई नुकसान मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मैं आबिद लतीफ साहब की तरफ जाना चाहूँगा। आबिद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया। एक तो इस जो कह सकते हैं कि बड़ी अहम फैसला जो आज सुनाई दिया अक़वामी मुत्तहिदा का सबसे बड़ा फोरम, और उस पर भी मुँह की खानी पड़ी हिंदुस्तान को, जो रवायती तौर पर कहीं ना कहीं जो अल्लाह की तरफ से कहें कि जो भी इक़दाम और जो भी कदम इस वक्त हिंदुस्तान की जानिब से उठ रहा है वो अपने ही गले में पड़ रहा है। दूसरी तरफ उस नुक्ता जो बड़ा अहम था कि उस जंग की भी बात की गई कि एक तरफा जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर, दहशतगर्दी का प्रूफ नहीं दिए जाते, उनका भी जिक्र हुआ। फिर सिविलियन पे, मसाजिद पे और आम शहरियों पर बमबारी की जाती है, उस पर जवाबी हक हम रखते थे, जो कि हमने जवाब दिया। कहिएगा कि कहीं ना कहीं अब आलमी सतह पर भी हिंदुस्तान की इस बात पे भी रसवाई हुई कि जो वो दुनिया को और ख़ास तौर पर अक़वामी मुत्तहिदा को बताने चाह रहे थे कि नहीं जी, दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर दीगर जगहों पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो है इदारे इन्वॉल्व हैं। मगर अब तो आलमी सतह पे आलमी इदारों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो वाज़ेह तौर पे कहा गया
کہ آپ نے یہ ڈرامائی انداز میں، فلمی انداز میں، جو اس کو صحافتی لینگویج میں کہوں کہ جو خبر دی اور اس پہ کوئی ثبوت بھی نہیں دے پائے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ جو یو این ریپٹیور کا کی یہ جو رپورٹ ہے جی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس رپورٹ نے پاکستان کا جو سٹینس ہے اس کو وینڈیکیٹ کر دیا. دیکھیے جیسے آپ نے کہا، انہوں نے بھارت کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی بھارت نے بغیر کسی پروف کے اس پہلگاؤں واقعے کے بعد ایسکلیٹ کر کے پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو سوورینٹی ہے اس کو جی وائلیٹ کیا. اور بیسیکلی اگر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، انہوں نے آرٹیکل 51 آف دا یو این کنونشن کی بات کی کہ اگر اس کے تحت کسی ملک کو یہ ہو کہ اس کو کوئی گریونسز ہیں اور وہ گریونسز اس نیچر کے ہیں کہ دیٹ کنٹری ہیز ٹو گو ٹو دا وار، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کے پاس جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کے پاس جاتا ہے. سیکیورٹی کونسل میں وہ اپنی یہ استعداد رکھتا ہے اور اس پہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ اس لیول کی ہے، اور ڈفرینٹ میئرز لیے جاتے ہیں. ایک تو بھارت نے وہ نہیں کیا، بلا اشتعال پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا. جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے جب یہ ہوا تو بہت اسٹریٹجک کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیے پاکستان یونائٹڈ نیشن کے پاس گیا، سیکیورٹی کونسل میں گیا اور کہا کہ جی اب ہمارا جو، کیونکہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے جی تو اب ہمارے پاس رائٹ آف ڈیفینس ہے جس کو گرانٹ کیا گیا. اور اس کے اندر یہ جو یو این ریپٹور کی رپورٹ ہے جی، اس میں یہ بھی ایون ان اے وے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی بھارت یہ کرتا ہے اور یہی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں آئیڈینٹیکل، تو پاکستان کے پاس رائٹ آف سیلف ڈیفense میں بالکل وہ دوبارہ سے اس کو ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. سو ان اے وے وہ جو اپنا ایک نیو نارمل جس کا بار بار مودی صاحب ذکر کرتے تھے کہ ہم نے ایک نیو نارمل کریٹ کر دیا ہے، ہم نے جو ہے کنونشنل وار کے اور نیوکلیر اوور ہینگ کے اندر رہتے ہوئے نیچے نیچے ہم نے ایک ایسی سپیس بنا لی ہے جس میں ہم کبھی بھی جب بھی چاہیں گے کسی بھی ایشو کے اوپر بغیر بتائے بغیر کہے اور اپنی مرضی سے پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے. تو وہ جو نیو نارمل ہے وہ بھی آج جو ہے میں سمجھتا ہوں جی ختم ہو گیا. جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ڈاکٹر حسن صاحب، ظاہر ہے وہ اس پہ اتھارٹی ہیں واٹر ایشوز کے اوپر، تو اس کے اندر اس واٹر جو ٹریٹی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو یونیلیٹرلی ریووک نہیں کر سکتا. سو پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا وہ یہ بتا دیا گیا کہ جو انڈیا کا ایٹیچیوڈ ہے وہ سرن قابل قبول نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن ریپٹور کو تو بالکل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی نہیں ہے، دنیا کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو تیسری چیز جس کا ذکر کیا وہ کشمیر کا بھی سوال کیا گیا بھارت سے، جی اور ایک سوال نامہ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ جی آپ کسی پہ بغیر ثبوت کے کیسے آپ ایکشن لے سکتے ہیں، اور پھر کیسے آپ جو ہے وہ سول پاپولیشن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ بچوں کو، ماسک کو، اور جو شہری آبادی ہے وچ از اگینسٹ دا ہیومن رائٹس، وچ از اگینسٹ اینی لیگل کسی بھی طرح کے جو میکینزم ہے اس کے اگینسٹ ہے. سو یہ ساری چیزیں آئی تھنک یہ دیکھیے بھارت نے پہلے بھی کئی دفعہ فالس فلیگز آپریشن کیے، اری کا واقعہ ہوا، پلوامہ ہوا، بالا کوٹ ہوا، اس کے بعد یہ پہلگاؤں ہوا. تو بھارت بار بار یہ کیوں کرتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہر دفعہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، ہر سٹیج پہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے جی کہ اس کی سٹیٹ پالیسی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس نے پاکستان کو خدا نہ خواستہ یہ جو وارٹیکس ہے ٹیررزم کا جی اس کے اندر لے کے آنا ہے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری، کیونکہ وہ ابھی تک وہ جو 2 ڈیکیڈ پہلے کی وار آن ٹیرر تھی اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. اب دنیا وار آن ٹیرر سے آگے چلی گئی ہے، تو وہ اس کے اندر پاکستان کو وہ کر کے ایز اے بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہ پاکستان کو عالمی سطح پر اور اس پراکسی وار کا جس کا ذکر ہم کرتے ہیں اس پہ گھسیٹا جائے. ساتھ ہی رہیے گا. جی آر بلوچ صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں، ان کی طرف جاؤں گا. جی آر بلوچ صاحب بہت شکریہ وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. سر فرمائیے گا، یہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ اس وقت آج آپ کے سامنے میرے سامنے بڑی اہمیت کی حامل ہے. 2 ایشوز پہ بڑے ریز کیے گئے. ایک تو جو کہ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے جو ہے عابد لطیف صاحب، اور دوسری طرف اگر بات کی جائے کہ پانی کی، جیسے ڈاکٹر حسن عباس صاحب کا بڑا اہم نقطہ نظر تھا، مگر سر اس سے ہٹ کر عالمی سطح پر سفارتی لیول پر کتنا دھچکا پہنچا ہوگا اگر دیکھا جائے، خاص طور پر ہندوستان کو جو کہ اب کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں باعث رسوا بنا ہے. نہیں اب کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ انڈر کوسچن مارک، اور میں سمجھتا ہوں کہ یو این کی
रिपोर्टर्स की जो रिपोर्ट है, दैट इज ए बिगर क्वेश्चन मार्क। तो पूरी जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस रिपोर्ट को देख के परसेप्शन बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इंडिया को बार बार ये कहना कि जी पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है चीज़ों में, उसके बाद बरक्स अब वो बजाते खुद इतना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो कि कनाडा में हुई, अटेम्प्ट हुआ अमेरिका में, पाकिस्तान की सरजमीन पे हुई, तो ये अब इंडिया एक ऐसे आइसोलेशन में डिप्लोमेटिक चला गया है। अब एक ऐसी परसेप्शन उसकी खुद उसने डेवलप कराई है कि एक्चुअली फ्रॉम ए हिंदुत्व जो है उसकी लेके डॉक्ट्रिन को बजाय के बहुत बड़ा पावर बनता हुआ एक रोग स्टेट बन गया है। तो अब वो रोग स्टेट के जो बिहेवियर है वो ऐसे ही होते हैं, और आज हमने देखा जिसके बहुत शवाहिद मिल रहे हैं कि जो ढाका में हुआ, तो ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान के इस मौके, बिल्कुल मैं उस तरफ भी आना चाह रहा था। उस्मान आबदी का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो कि बड़ा अहम नौजवान था, जिसको भी आज बरह रास्त कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर उस पर इल्ज़ाम नहीं मगर यकीन से बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि रॉ इन्वॉल्व है और वो आने वाले इलेक्शन में बड़ा अहम रोल और आज़ादाना इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और जिस पर मस्जिद के बाहर हमला कर उसको यकीनन ज़ख्मी किया। बिलाखिर वो आज मैं तो कहूँगा कि शहीद हो गए, क्योंकि मुसलमान है और वो एक रॉ की जो कार्रवाई है वो यकीनन बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिडनी आप देखें, आपने वजह फरमाया कि कनाडा के अंदर भी जो है सिख रहनुमाओं के साथ जो हो रहा था, कहीं ना कहीं रॉ और पूरी दुनिया में आलमी सतह पर जो है इस वक्त जो काम कर रही है, तो उसको अब तो रोकना पड़ेगा। आज बड़ा अहम फैसला करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने जो उनको उसको जमहूरियत का, मैं उसे मैं आपसे प्रोग्राम से पहले किसी प्रोग्राम में था, मैंने कहा मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं कि मैं इसको जमहूरियत का शहीद करूं, क्योंकि किसी पर्पस के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पर ही वाज फ्रॉम ए उसका बहुत इस्लामिक और रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड और उसकी जो एसोसिएशन भी थी, तो वो हिंदुस्तान को ये तमाम चीज़ें खटकती हैं कि किस तरह से ऐसे एलिमेंट जो कि मुस्लिम आइडेंटिटी को यहाँ पूरे साउथ एशिया में सपोर्ट करें, उसके खिलाफ है। इसलिए कि मेरा अब ये कहना है कि इस्लामोफोबिया का एपी सेंटर दुनिया का अब हिंदुस्तान हो गया है। वो अंदरूनी तौर पे भी मुसलमानों को एज अ सेकंड क्लास सिटीजन करना चाहता है, और बाहर भी दुनिया के इस्लाम के साथ वो मासवाए उसी किस्म के जो लोग उसके साथ हैं, एक डिसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम जो अफगानिस्तान के हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में इस्लाम जो इस्लामी दुनिया है इसको ऑप्शन कर चुकी है। अमेरिका इनको अपने से हटा चुका है। तो अब वो उसकी जो डिप्लोमेसी की मुकम्मल तौर पे नाकामी के बाद अब इन हथकंडों पे आ गया है कि किस तरह से अपने आप को रेलेवेंट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैं बल्कि आपके एक प्रोग्राम से पहले कहता, मैंने कहा अगर हिंदुस्तान के लिए अफगानिस्तान के तालिबान जो इस वक्त इस्लाम का एक बड़ा बिगड़ा हुआ फॉर्म देख रहे हैं, उसके साथ ताल्लुकात बढ़ा के अपने आप को दुनिया में रेलेवेंट बनाना चाहता है। जी एक तरफ अगर चैलेंजेस की बात की जाए, हिंदुस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो बड़ी अहम है। बैसियत सहाफ़ी अगर हम देखते हैं कि आज डॉलर आपके सामने है, अगर देखा जाए, अगर वहाँ पर इश्यूज़ का रोज़गार का देखें तो वो आपके सामने, इंडियन एयरलाइन जो इस वक्त तबाही के दाने पे पहुँच चुकी है, इसी तरह जो प्राइवेट एयरलाइन है वो इतनी महंगी हो गई, ट्रेन का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान में रॉ और हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है कि जी जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तो ठीक है दुश्मन है, एक आपके साथ जंग में एक मुल्क है, आपसे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है, मगर आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान की जो इकनॉमी है वो बिल्कुल तबाही के किनारे पे पहुंचा दी है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने इन चंद सालों में। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्म की जो रजीम होते हैं जो कि झूठे नारों पे, सिर्फ नैरेटिव के ऊपर और वो हॉलीवुड मूवीज के प्लॉट पे बिलीव करते हैं, और तो वो खुद एक सेल्फ डिल्यूजन में चले जाते हैं और अपने जो वो इको चैम्बर में फंस जाते हैं, और फिर ऐसी डाइवर्जन्स करते हैं जिससे दुनिया उसकी अवाम का गुस्सा उस तरफ चला जाए, अवाम का जो डाइवर्जन है उस तरफ चला जाए, और जो असल
ایشوز ہیں اس پر نہ رہے. تو یہ ایک بڑا پرانا جو ہے ان کا بلو بک ہوتا ہے اس قسم کی رجیم کا، جو نفرت کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کے اپنے مختلف جو اگر ریلیجن سے یا ریس سے ہیں تو ان کی تذلیل کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے بہار میں دیکھا، کیسی ایک خاتون ڈاکٹر کا جس طرح سے منہ نچوڑا گیا، جس طرح سے اس کا نقاب اتارا گیا، ایک بیسٹلی ایکٹ میں کہوں گا اس کو، میں بربریت کہوں گا. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ بہار کے اندر جو معاملہ ہوا وہ بڑا اہم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ڈاکٹر حسن عباس صاحب فرمائیے گا سر کہ اب جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ شاید نریندر مودی کو بھی نہیں پتا ہو کہ سنٹاکس معاہدہ ہے کیا، کیونکہ وہ جس طرح سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ایک نارمل تو لگتے نہیں پرائم منسٹر کہ جی کوئی بات کی جائے. مگر اب عالمی سطح پر جبکہ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے، یک طرفہ پانی نہیں روک سکتے. بڑے اہم اس میں ہمارے کہیں نہ کہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ہے کردار ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں. مگر پانی اگر بغیر بتائے چھوڑ دینا اور بغیر بتائے روک دینا، سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تو لائف لائن قرار دیا ہے کہ پانی اگر بند کیا گیا تو اگلی جنگیں ہم نے سنتے تھے کہ پانی پہ ہوگی، تو پھر کیا اب ہم اس بات پہ بھی تیار رہیں کہ اگر پانی بند ہوتا ہے تو ہم لڑائی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. یہ ابھی جو فارن منسٹر صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، جی انہوں نے بھی فرمایا کہ اس طرح کی بات کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا. جی لیکن میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی مؤدبانہ اور بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی نظر میں اس چیز کو دیکھیں تو جنیوا کنونشن کہتا ہے کہ پانی کو روکنا یا پانی کے ریسورسز کو تباہ کرنا یا پانی کے وہ ریسورسز جو فوڈ پروڈکشن کے لیے استعمال ہو رہے ہوں کسی ملک کو، ان کو نقصان پہنچانا جنیوا کنونشن کے حساب سے وار کرائم ہے. یعنی سیولین پاپولیشن جس پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے پینے کے لیے اور فوڈ کے لیے، اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا وار کرائم ہے. اور آلریڈی مودی صاحب اور ان کی کابینہ کے کچھ ارکان سینئر ان کے آفیشلز یہ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں آن ریکارڈ کہ ہم پاکستان میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں جانے دیں گے. تو ان کی صرف یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ انڈیا دیتی ہے ایک وار کرائم کا. اور میرے خیال میں پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی لیگل آپشن ہے کہ جس کسی نے یہ بات کی ہے، نریندر مودی صاحب اور ان کے کسی اور بندے نے بات کی ہے، ان لوگوں کو بائی نیم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے کہ یہ لوگ وار کرائم کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کی امپلیکیشن بہت زبردست ہے پاکستان کے حق میں، کیونکہ ابھی وار کرائم اگر انہوں نے کمٹ نہیں کیا اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم وار کرائم کمٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ان کو کہے کہ تم نے ایسا کیا تو تمہیں وار کرائم کے تحت سزا دی جائے گی. اور جیسے ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ وار کرائم کرنے کا انڈیا دے رہی ہے، تو اس کے بعد اگر یہ کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے ریسورسز واٹر ریسورسز کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے، جو کہ لازمی پہنچے گا اگر وہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ کرتے ہیں، تو دنیا کا کوئی ملک ان کو مشینری دینے کے لیے، مین پاور دینے کے لیے اور ان کو کسی قسم کی ٹیکنیکل ہیلپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کا پرائیویٹ بزنس وار کرائم کا حصہ نہیں بننا چاہے گا. تو یہ آئسولیٹ ہو جائیں گے. اور جہاں تک ان کی اپنی تعلق ہے تو ان لوگوں سے تو راجستھان کینال نہیں بن سکی. بالکل ٹیکنیکلی انہوں نے 3 دریا ہم سے لیے تھے یہ کہہ کے کہ ہم نے راجستھان کو گرین کرنا ہے. 70 سال میں راجستھان لیس دین 1%، 1% سے بھی کم گرین کیا ہے انہوں نے. تو ہمارا تو یہ بھی ایک مقدمہ بنتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے 3 دریا لیے تھے 70 سال میں وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اس لیے یہ دریا واپس چلاؤ. اسی طرح سے جو آپ نے پولیوشن ہمارے اوپر پھینکنی شروع کی، 4 نالے گندے نالے جن کا ٹریٹی میں نام کے ساتھ دیا ہوا ہے، ڈیارہ ڈرین ہے، فضلکا ڈرین ہے، سلیم شاہ ڈرین ہے اور ایک اور ہے،
ये 4 ड्रेन्स हैं जिनके नाम ट्रीटी में लिखा हो कि इनमें से वो गंदा पानी फेंकेंगे पाकिस्तान में। दुनिया का कोई जी शऊर शख्स, कोई जज, कोई वाटर एक्सपर्ट इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई ट्रीटी अलाउ करे गंद फेंकने का। तो अब मौका आ गया कि हम इनको वॉर क्राइम में भी लेके आए। इनका वो काम जो इन्होंने कहा कि हमसे दरिया लिए थे वो दरिया भी वापस लें, और इन पे वॉर क्राइम में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इनके ऊपर मुकदमा करें। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत जबरदस्त हैं इस वक्त। दुनिया हमारे साथ अलाइंड है, वो ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली मार खा रहे हैं। तो अगर हमने इस मौके से फायदा ना उठाया तो मेरे ख्याल में आपने वजह कहा कि मौका का फायदा उठाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। कि ब्रेक का कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, तीनों मेहमान साथ हैं, वापस आएंगे तो फैसले में आज जो फैसले हुए हैं उनके बड़े सवालात उठाएंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये फैसले हुए आने वाले वक्त में पाकिस्तान समेत पूरी आलमी दुनिया पर इनके असरात क्या पड़ेंगे, और हिंदुस्तान जो इस वक्त दुनिया में कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दी फैलाए, उसको कैसे रोक सकते हैं। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। अब मैं खुशामदीद कहता हूं और बात हो रही है आज बड़े फैसलों पर, और फैसले में आज कोशिश कर रहे हैं कि जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बड़ी अहम खबर और आज जो रिपोर्ट सामने आई है उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान की उन जुल्म और जबर जो कि कश्मीर समेत पूरी दुनिया में कर रहा है हिंदुस्तान, उसके लिए बड़ा अहम सवाल दुनिया में पैदा हो चुका है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो कहता है वो तो सामने नज़र नहीं आता, मगर जो करता है वो आलमी सतह पर आज देखा जा रहा है, ख़ास तौर पे उस आलमी सतह पर कि हिंदुस्तान के इरादे क्या हैं और चाह क्या रहा है हिंदुस्तान इस खित्ते में। बड़ी अहम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो कि मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ थे पैनल। आबिद लतीफ़ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अगर हिंदुस्तान को देखा जाए कि आज ये भी सवाल उठा कहीं ना कहीं कि जी आपने जो सवालात भेजे गए थे उसके जवाबात में कुछ तो नहीं मिला, मगर आज ये तस्लीम किया गया कि हमारी सिविलियन आबादियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, इवन के जो है इबादत गाहों को भी निशाना बनाया गया और उसमें मासूम बच्चों को हदफ बनाया गया। जंगों में तो कहीं ना कहीं उसूल होते हैं यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में कि बच्चे, बुजुर्ग और ख़ास तौर पर ख़वातीन का ख्याल किया जाता है, मगर यहाँ पर इस हालिया जंग में जो हिंदुस्तान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुए वो आम शहरी और बच्चे हुए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले अगर इजाज़त दें तो जो पहले बात हो रही थी जिसमें डॉक्टर हसन साहब बात कर रहे थे, मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगा। देखें, द राइट टू गो टू वॉर है वो स्टेट के पास होता है, कोई इंडिविजुअल वॉर वेज नहीं कर सकता, यानी द राइट टू वायलेंस जो है वो स्टेट के पास है। लेकिन द राइट टू कमिट वॉर क्राइम स्टेट के पास भी नहीं है, यानी वॉर की स्टेट्स को इजाज़त है अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएँ और आप समझें कि ये ज़रूरी है किसी स्टेट के लिए वॉर पे जाना, तो इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन कन्वेंशन आर्टिकल 55 की मैं पहले बात कर रहा था। लेकिन वॉर क्राइम की किसी को भी इजाज़त नहीं है। सो किसी का पानी रोकना इज़ वॉर क्राइम, ये वॉर के इवन वॉर से भी हिनस क्राइम है। तो अगर पानी कोई रोकेगा तो ये एक बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, जैसे बात करते हैं। जी, अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जैसे आप पूछ रहे थे, देखिए जो इंडिया ने अब जो है वो मासूम लोगों पे हमले किए, शहरियों को हमारे जो है शहीद किया, मसाजिद को शहीद किया, और अगर आप देखें तो जो वॉर शुरू हुई वो FDL यानी जो हमारे बॉर्डर्स हैं उससे शुरू नहीं हुई, बल्कि हमारी शहरी आबादियों पे अटैक से शुरू की। पाकिस्तान ने उसके जवाब में जो जवाब दिया, और वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक रिस्क के बाद, सारी हुज्जतें पूरी करने के बाद, वो किसी सिविलियन पे, पाकिस्तान ने इंडियन सिविलियन पे, किसी इंडियन इबादत गाह पे, उनकी किसी इबादत गाह पे या कहीं वहाँ पे अटैक नहीं किया, सारे के सारे मिलिट्री टारगेट्स थे। अच्छा, अब ये मुझे लगता ये है जी कि ये जो शायद इंडिया ने कुछ ऐसा किया हुआ है कि उसने जो पूरी जो वर्ल्ड आर्मिन से कि जो वो कंट्रीज जो मैटर करती हैं, वो जो वर्ल्ड पावर्स हैं, शायद उनको कन्विंस किया हुआ है कि पूरी दुनिया के लिए उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसका जो आउटवर्ड ओरिएंटेशन है इंडिया की, वो डिफरेंट होगी और पाकिस्तान के लिए डिफरेंट होगी। अब हम देखें, हम ये कहते हैं कि जी इंडिया जो है वो अपनी इन हरकतों की वजह से आइसोलेट हो गया, कभी वो यूके में कुछ करता है, कभी कनाडा में करता है,
کبھی وہ قطر میں اس کے نیول آفیسر پکڑے جاتے، کبھی آسٹریلیا میں کچھ ہوتا ہے. ایران اس کے باوجود ایران یہ سر، جو نیشنل سیکیورٹی چلو صاحب میں ایران کا ذکر کر رہا تھا. ایران جی بالکل ایران جی بھی. سو بہت ہیں جی، وہ تو اس طرح تو بہت سارے ہیں، بالکل ایران بھی ہے، بہت سارے ہیں جی. تو کیونکہ ان کا وے آف ان کا طریقہ اسٹیٹ کرافٹ یہی ہے. سو لیکن آپ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی دیکھیں یو ایس اے کی، تو اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے اس وقت جو بہت لیٹسٹ آئی ہے 1 ہفتہ 10 دن پہلے ہی، کہ اب 5 کور کنٹریز ہونی چاہیے، کور اسٹیٹس ہونی چاہیے جو پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے اس کو دیکھیں، اور اگین اس میں انڈیا شامل ہے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، جو ورلڈ کنسائنس ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے انڈیا سے پوچھا جانا چاہیے، جس طریقے سے انڈیا کو ڈاک میں، کیونکہ دیکھیں جو ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے، اگر ہم اس ریجن کو دیکھیں، آپ ہمارے ریجن کے اندر یعنی جو ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اور مڈل ایسٹ ایون آپ کہہ لیں، اس کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے وہ افغانستان ہے، اور افغانستان کی جو ریجن ہے وہ پراکسی ہے انڈیا کی. اب افغانستان کی وجہ سے ایران کو بھی مسئلہ ہے، تاجکستان کو بھی مسئلہ ہے، ازبکستان کو بھی مسئلہ ہے، کرغزستان کو بھی مسئلہ ہے، پاکستان کو بھی مسئلہ ہے، چائنا کو بھی مسئلہ ہے. سو سارے نیبرز کو مسئلہ ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریجن ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے یہ تو بیسیکلی انڈیا کر رہا ہے، کیونکہ جو افغان رجیم ہے وہ اس کی شے پہ سارا کچھ کر رہی ہے. اسی طرح بیونڈ، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، جو بیونڈ سارے معاملات ہیں جو ویسٹ کے اندر ہیں، آسٹریلیا کینیڈا، وہاں پہ انڈین جو فٹ پرنٹس ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں. تو ایک یہ اسٹیٹ ایسی جس نے اپنے جو اپنے آپ کو اس نے میں کہوں گا کہ امرس کر لیا ہے چانکیہ کی تھیوری میں، اور چانکیہ کی تھیوری میں کہ جی آپ کا جو نیبر ہے وہ آپ کا دوست ہوگا اور نیبر آپ کا دشمن ہوگا، اور جو آپ کے انٹرنلی جو آپ کی مائنورٹیز صاحب ہیں، ایک بڑا سوال عبد العزیز صاحب، یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ افغانستان کی اتنی نزدیکیاں، اور سمجھتے ہیں کہ ایک وہ گورنمنٹ جو افغانستان کی اس وقت، جس کو کل تک پتہ نہیں کن الفاظوں سے یہ یاد کرتے تھے، ہندوستان کی حکومت اور بی جے پی کے رہنما، اور خاص طور پر گودی میڈیا جس کو کہیں، مگر آج وہ اچھے لگنے لگے. کیا آنے والے وقت میں عالمی سطح پر بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ جس حکومت کو پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت سمجھ رہی ہے کہ وہ اس وقت عام لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے، اور خاص طور پر دہشت گرد گروپ جو ہے، چاہے داعش ہو، ٹی ٹی پی ہو، کئی اور ہو گروپ ہو، جو کہ اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا اور خاص طور پر جو ہے امریکہ کو بھی یہ علم میں ہے کہ وہاں سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور پوری دنیا میں جو افغانیوں کی رسوائیاں ہو رہی ہیں، اس حکومت کو اگر بیک بون پہ جا کے سپورٹ کرنا فنانشلی، تو ہندوستان کے لیے یہ بھی باعث سر درد سر نہیں بنے گا اور آنے والے وقت باعث رسوائی نہیں بنے گا؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، سمہاؤ دی ادر بھارت نے ان سے ایک ہی یعنی 2 اجازتیں لے لی ہیں کہ ایک ان کی پوری دنیا کی جو پالیسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور جو پاکستان کو لے کے ان کی پالیسی سے سوال نہ کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو اس کی کسی حد تک یا تھوڑی بہت اجازت بھی دے دی گئی ہے. جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ انڈیا افغانستان میں کر رہا ہے، وہ بیسیکلی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کر رہا ہے جی. کیونکہ دیکھیں ایسٹرن فرنٹ پہ اس نے دیکھ لیا کہ وہ کائنیٹک وارفیئر میں، وہ ڈفرینٹ ڈومینز آف وارفیئر میں، کسی بھی ڈومین میں وہ پاکستان کا مقابلہ الحمدللہ نہیں کر سکتا. وہ ایون اب ہم پاکستان اس کا بہت چھوٹے سائز میں ہونے کے باوجود ایک پیئر کمپٹیٹر ہے. تو جب ایسی صورتحال ہو گئی تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ویسٹرن بارڈر ہے پاکستان کا، اس کو اپنے پراکسی کے تھرو ایکٹیویٹ کرا دیا. مقصد یہی ہے چاہے وہ ایسٹ سے ہو چاہے ویسٹ سے ہو، کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. سر ساتھ ہی رہیے گا. میں جی آر بلو صاحب کی طرف جاؤں گا. جی آر بلو صاحب، ایک تو جو بات ہو رہی تھی عابد لطیف صاحب کے ساتھ، افغانستان کا معاملے کو ذکر ضروری ہے یہاں پہ کرنا. سفارتی لیول پر سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر جو حالیہ دنوں میں جو ہے رشین یعنی کہ صدر جو ہے پوٹن کا دورہ خاص طور پر جو ہے انڈیا، اور خود نریندر مودی کے دورے جو ہے ایتھوپیا اور نائجیریا اور اس لیول پر جا کے پہنچ گئے ہیں، تو یہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں دنیا کو، یا دنیا یہ میسج کرے کہ اب ہندوستان کے پرائم منسٹر کی اور سفارتی لیول یہ ہو گئے کہ اب وہ ایتھوپیا اور چھوٹے ملکوں کو جو ہے اپروچ کر رہے ہیں، کیونکہ عالمی سطح پہ تو وہ فیس نہیں کر سکتے، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، یا پھر جو ہے کئی ایسے اور یورپی ممالک ہیں. اب ان کا نقطہ نظر اپنی جگہ پہ
जो भी है, मगर हमें जो नजर आ रहा है और आपको सफारती लेवल पर कि वो सुकड़ के अब छोटे ममालिक तक पहुंच गए हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जो हैसियत थी जी 7 मई से पहले दुनिया के कम्युनिटी ऑफ नेशंस में, उसमें एक बहुत बड़ी कारी ज़रब खुद उन्होंने लगाई है। क्यों लगाई है उसके वजूहात बताता हूँ। नंबर 1, अब दुनिया ने देख लिया, खासतौर पर जो सपोर्ट हो रही थी उसको मिल रही थी अमेरिका से, कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त लीडरशिप है वो एडवेंचरस है, मतलब वो मुख्तलिफ किस्म के एडवेंचर करना चाहती है, मिसकैलकुलेट करती है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो दावे करती है अपने आप को इतना मिलिट्री माइट होने का, वो धरे के धरे रह गए कि ना तो उनकी लीडरशिप का अपना कोई विजन है, ना कोई उनकी स्ट्रैटेजी है, और साथ ना उनमें कॉम्पिटेंस है एट द ग्राउंड लेवल कि वो जंग लड़ सके। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटा मुल्क नहीं है, कोई शक नहीं, लेकिन हमेशा हिंदुस्तान ने ये बावर कराया था दुनिया को कि हिंदुस्तान साउथ एशिया में अगर कोई प्रीपोंडरेंट आर्मी है तो वो हिंदुस्तान की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने मार्का हक में दुनिया को बता दिया कि असल कॉम्पिटेंस कहाँ पे है, असल स्ट्रेटेजिक विजन कहाँ पे है, और एक प्रोफेशनल एयरफोर्स, एक प्रोफेशनल आर्मी कहाँ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इक्विपमेंट, हमारी क्रेडिबिलिटी एज अ कंट्री हैज गॉन वेरी हाई। आज ही आपको मैं खबर बताऊं कि वो आ चुकी है कि ना सिर्फ के बहुत सारे मुल्क, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इज इंक्लूडेड, कि JS जो हमारा 17 है उसको लेने का की बातचीत चल रही है, और काफी एडवांस लेवल पे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त उस क्लब में शामिल हो चुका है जो रिलायबल है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जिन पे क्रेडिबिलिटी होती है। और साथ साथ हमारे बैलेंसिंग पावर को देखिए कि यहाँ चाइना के साथ हमारी इतनी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन चल रही है, वहाँ US से हमें $600+ मिलियन के जो है वो असिस्टेंस दी जा रही है, ताकि हम अपने F-16 तैयारों को मॉडर्न जो उसका वर्जन है उस पर ले जाएं, एडॉप्टेबिलिटी भी, उसकी कनेक्टिविटी भी। तो ये एक पाकिस्तान की जो बैलेंस डिप्लोमेसी, मैं समझता हूँ कि मैं भी 30-35 साल रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और अभी भी मैं वही ऑब्जर्व करता हूँ, पढ़ाता हूँ। इससे बेहतर बैलेंस डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि कभी पाकिस्तान की नहीं रही, बल्कि काफी हद तक मैं कहूँगा कि बहुत सारे मुल्कों को हम चैलेंज दे सकते हैं इस वक्त के। ऐसी फॉरेन पॉलिसी शायद कम नजर आएगी आपको दुनिया में, जहां आपने तमाम ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद के ऊपर और अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर हसन नवाज साहब, एक तो बड़ा सवाल यहाँ भी पैदा होता है कि अब आलमी सतह पे यकतरफा सिंटैक्स मुआहदे को मुअत्तल करना बड़ा गलत समझा जाता है, और आपने वजह फरमाया थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी जंग यही होती है कि अगर आप किसी भी ऐसे मुल्क का या किसी का भी पानी बंद कर दे तो सबसे बड़ी तो जंग यही शुरू हो जाती है। तो समझा जाए इस जो आज का जो फैसला है जो आया गया है सामने आने वाले दिन में, और ख़ास तौर पे जो कमिंग यूनाइटेड नेशन का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान भरपूर अंदाज से यकीन नहीं उस पर भी उठाएगा और दीगर दुनिया के फोरमों पे भी उठाएगा। इससे नताइज क्या हासिल होंगे सर? इस वक्त जो ग्लोबल माइंड है ना जी, जिस तरह बाकी दोस्तों ने जिक्र किया, वो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फेवर में जा रहा है। और इसमें जो दो बातें अभी तक डिस्कशन में नहीं आई वो मैं ऐड करता हूँ जी। एक तो ग्लोबल माइंड जो है वो पीस की बात करता है, वर्ल्ड पीस की बात करता है और वॉर की बात नहीं करता। ठीक है। और दूसरा जो ग्लोबल माइंड है वो एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम्स की और नेचर की बात करता है। तो ये जो सिंतास मुआहिदा है, इसमें जो 20वीं सदी मॉडल लगाया गया, बल्कि हम पे इम्पोज किया गया, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हमारे हक में हुई, ये हमारे ऊपर इम्पोज की गई। बिल्कुल। जिस वजह से हमने ये मान लिया, ये एक ऐसी इम्पोजिशन थी, और इसमें जो डेवलपमेंट मॉडल सो कॉल्ड सजेस्ट किए गए डैमिंग और डाइवर्जन के, उससे हमेशा लड़ाई होती है और लड़ाई कभी नहीं ख़त्म होती। जब तक डैम है, जब तक उसकी डाइवर्जन हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे फ्लैश पॉइंट बनता रहेगा।
70 साल तक भी जो है हमने बड़ी कोशिश की कि हम इस मुआहदे को चलाएं, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई का बायस बना मुआहदा। तो इसलिए इस किस्म के मुआहदे जो हैं वो छोड़ के तो दुनिया अब जहाँ कहीं पे भी चलते हुए दरिया हैं और जो शेयर हो रहे हैं उनको वो फ्लोइंग रिवर के मॉडल पे लेके आ रहे हैं, ना कि डैमिंग और डाइवर्जेंस के मॉडल पे। तो अगर हम खित्ते में पीस चाहते हैं तो अब हमारा काम है कि हम दुनिया को बावर कराएं कि हमने इंडस रिवर को फ्लोइंग रिवर के मॉडल पे लेके आना, ना कि डैम्ड और डाइवर्टेड रिवर के मॉडल पे लेके आना। मगर ये दूसरी चीज़ environment की है। वक्तन तो जो बातें होती हैं, कभी और मौका मिला तो आपका एक तवील तजुर्बा है और इस पर गिरफ्त है, बात ज़रूर करेंगे। मगर अब जो हिंदुस्तान के जो उस अभी जंग की बात हो रही है, तो जी। आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि ये पानी रोक सकते हैं या गैर एलामिया पानी छोड़ सकते हैं, जो कि एक मुआहदे का हिस्सा है? देखिए, जो ये मुआहिदा हुआ ना, इसमें इंडिया को जितना पानी रोकने की इजाज़त मिली उतना पानी रोका नहीं जा सकता। जी यानी कि छोटे मोटे ब्लिप्स तो वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन 3 दरिया तो यकसर उनकी तरफ चले गए, और बाकी जो झेलम और सिंध है, दरिया सिंध और दरिया झेलम, जी। इनका वो कुछ भी नहीं कर सकते। चिनाब पे किसी हद तक वो थोड़ी बहुत फिडलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर करें तो हम उनको वॉर क्राइम के जुमरे में ला सकते हैं। और इस पूरी जो इंडिया ने 3 दरिया, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ले लिया कि जी हम राजस्थान को ग्रीन करेंगे, वो तो 1% भी ग्रीन नहीं कर सके। तो अब हम इनके खिलाफ एक एनवायरनमेंट का भी केस बना सकते हैं, क्योंकि ठीक है। पूरी दुनिया इस वक्त एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन की बात कर रही है, फ्लोइंग रिवर्स की बात कर रही है, इंडस डेल्टा की बात कर रही है। डेल्टा बाय द वे वो एनवायरनमेंट होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, और इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के हर इकोसिस्टम को खतरा है। और ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर अमेज़न जंगल के बराबर की सिक्वेस्ट्रेशन कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम अपना केस इस तरीके से प्रेजेंट करें दुनिया के सामने, आलमी अदालतों के सामने, तो हम वो खोए हुए दरिया, अपने खोए हुए हकूक वापस ले सकते हैं। और मैं दोबारा इस बात पे जोर दूंगा कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम इस डायरेक्शन में सोचें, अपने होमवर्क करें, और होमवर्क पूरा करने के बाद फुल फोर्स के साथ दुनिया के वो तमाम चैनल जिसमें यूएन है, जिसमें आलमी अदालतें हैं, और जिसमें बाकी जो बर्लिन रूल्स, यूएन कन्वेंशंस और जिनीवा कन्वेंशन, इन सब को वेपन बना के हम पूरी तरीके से इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल अपने हक में बिल्कुल, वापस आपने वजह फरमाया डॉक्टर हसन नवाज साहब। आबिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी जानिब मांगूंगा। सर, एक जंग की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं पीस की तरफ जा रहा है। और आपने देखा कि हालिया दिनों में जो खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ और फौरी तौर पर रद्द अमल आना बड़ा खुशाइन था कि इंसानियत कहीं भी किसी को भी कत्ल किया जाए वो पाकिस्तान उसके हक़ में नहीं है। मगर उसके साथ साथ हिंदुस्तान का एक ख़ास तौर पर उस नुक्ता नज़र से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शामिल करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, तो समझा जाए कि अब आलमी सतह पर भी जो इस वक्त हिंदुस्तान को इस कहें कि गोदी मीडिया की जो दौड़ है उसमें भी रुसवाई हो रही है और आलमी सतह पे भी रुसवाई हो रही है कि ये आप कर क्या रहे हैं? देखें, जैसे अभी आपने कहा, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, पीस की बात तो हो रही है जी, लेकिन दुनिया में पीस तो नहीं है। आप यूक्रेन वॉर देख लें, आज कितने साल हो गए, मॉडर्न वॉर है, और सेंसिबिलिटी तो ये कहती है कि यूरोप के धाने के ऊपर, जो यूरो एशिया के कॉन्फ्लेंस के ऊपर एक वॉर हो रही है 3 साल से, जो किसी भी वक्त, यानी एज फार एज द जोग्राफिकल कंटेंट इज कंसर्न, किसी भी वक्त तो खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ऐसे रीजन के अंदर वो हो रही है जो सारे रीजन्स को अपनी लपेट में ले सकती है। फिर आप में देख लीजिए वहाँ पे क्या हो रहा है। सो बेसिकली देखें, जो बात है, अगर हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो इंडिया है, चाहे वहाँ पे देखिए गोलवालकर हो जो कि आरएसएस के बानी थे, या हेजवार हो जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया, और जो फिर जिससे आके ये संघ परिवार और बीजेपी और बजरंग दल और ये सारा कुछ निकलता है और बनता है। सो बेसिकली चाहे कांग्रेस हो, पाकिस्तान से जो एनिमिटी है इंडिया की वो पेरेनियल है। अब जो हम तो बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, और हम बात कर रहे हैं ये सारा कुछ जो अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया हमारे साथ कराता है, लेकिन देखिए 48 में भी तो इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया था। उस वक्त हमारे सारे रिवर फ्लोइंग रिवर्स थे, लेकिन जो हमारे पास
مدھوپور اور فیروزپور کا ہیڈ ورک انڈیا میں تھا، ان کی کینالز کچھ یہاں پہ آتی تھیں، اور ہمارے پاس نہ تربیلا تھا نہ منگلا تھا، کوئی ڈیم نہیں تھا، فلوئنگ ریورز تھے، اور ہمیں اس وقت 48 میں جان کے لالے پڑ گئے، اور ہمیں ویٹ جو ہے پھر امریکنز نے دیا، اور پھر دین وی ریلائز کہ اس کا ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمارا بھی سسٹم ہونا چاہیے. سو وہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کانگریس کی ہو، آپ نے وجہ فرمایا، وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے پروگرام روکنا پڑے گا. بہت شکریہ عبد الطیف صاحب، دفاعی تجزیہ نگار، آپ نے وقت نکالا. جیا بلوچ صاحب، سابق سفیر ڈاکٹر حسن عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا کہ آج بڑی اہم جو سوالات تھے، خاص طور پر اگر بات کی جائے یونائیٹڈ نیشن کی اس رپورٹ کے آنے کے بعد، خاص طور پر ہندوستان سمیت پوری دنیا میں جو سوال ہم کر رہے تھے، دنیا کو بتا رہے تھے کہیں نہ کہیں ہندوستان انوالو ہے ہر دہشت گردی میں، اور آج تو طے ہے کہ اس پہ اسٹیمپ یونائیٹڈ نیشن کی اس فیصلے میں لگا دی ہے کہ واقعتاً جو سوال دیے گئے تھے وہ ہندوستان جواب نہیں دے سکا، اور اس میں طے ہے کہ سویلین آبادی پر اور پاکستان کے معصوم شہریوں پر، مساجد پر، اور جو آبی دہشت گردی ہے یعنی کہ پانی کی دہشت گردی پہ بھی ہندوستان قصوروار ٹھہرا. کل تک آفتاب موغری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.